बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम। आपके साथ मैं हूं सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम में हम जो भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे उस पर पहले एक नज़र डालते हैं, फिर वापस आते हैं। आसिफ अली जरदारी की मुल्क वापसी के बाद अयान अली मुल्क से बाहर, शर्जील मेमन मुल्क में वापस, हामिद सईद काज़मी की रिहाई और अब डॉक्टर आसिम की रिहाई, क्या ये सब इत्तेफाक है या किसी डील का नतीजा? अहम सवाल ये है कि क्या जरदारी साहब आम इंतखाबात से कबल अपनी पार्टी पर लगे तमाम दाग धोने का इरादा रखते हैं? क्या पीटीआई के मुस्तकबिल का इन्हिसार अब सिर्फ पनामा केस के फैसले पर है? सियासत में बिलावल की एंट्री के बाद मरियम नवाज भी 4 अप्रैल से पेशावर से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगी। अगर फैसले में मरियम नवाज पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दी गई तो मुस्लिम लीग नून का अगला लाहे अमल क्या होगा? सवाल यह है कि पाकिस्तान में कब तक मरूसी सियासत का वन मैन शो चलेगा? मौसम गर्मा की एंट्री के साथ ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया, लेकिन वज़ीर आज़म अब भी जलसों में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करते नजर आते हैं। सवाल ये कि 2013 में नून लीग को लोड शेडिंग के खात्मे पर वोट ले चुकी है, लेकिन अब आम इंतखाबात में नून लीग किस नारे से अवाम के सामने जाएगी? और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से गैस मंसूबे सिर्फ पंजाब के लिए वक्फ करने पर शिकायत कर दी। सवाल ये है कि क्या पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है? क्या बाकी सूबों का मुल्की वसाइल पर कोई हक नहीं? जी हाँ, अहम पॉइंट्स, अहम खबरें जिन पर हम बात करेंगे। पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलो लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ निज़ामी साहब, जबकि हम लोग रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में आज हमारे साथ मौजूद होंगे खावर घुमन साहब और इजहारुल हक साहब, जो कि तबीयत की नासाज होने की वजह से आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। नाज़रीन, इन तमाम पॉइंट्स पर तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे, डिटेल में होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर आसिम की जमानत आज मंजूर हो गई है। निज़ामी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम देख रहे हैं बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं जब से जरदारी साहब पाकिस्तान में बराजमान हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस रिहाई को आप? बल्कि लाहौर में बराजमान हुए हैं। बिल्कुल, वो ये इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसका लबलब ये है कि ये सारा कुछ जो है नूरा कुश्ती है और मुकमुका का नतीजा है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हुई हैं जिससे ये शायबा होता है। मसलन आज पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खान साहब को नोटिस दिया कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम जो है वो तो ज़मानत के ज़रिए रिहा हुए हैं। वाकई उनको काफ़ी 1 साल 7 महीने तक वो जेल में रहे और रेंजर्स ने कोर्ट्स के ज़रिए FIA ने नैब ने पूरी कोशिश की उनको अंदर रखने की। उनकी ये प्ली भी कि उनकी सेहत ख़राब है वो मानी नहीं गई। फिर एक रेफरी जज मुकर्रर हुआ, हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया सिंध के डिविजनल बेंच में। तो रेफरी जज ने आज उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया। एक तो ये डेवलपमेंट हुई। दूसरा, अयान अली की अभी चंद माह पहले यहाँ से रवानगी हो गई, वो भी PPP के खाते में डाली जाती हैं। तीसरे जो अपना शर्जील मेमन साहब की वापसी हुई है और वो 2 साल तो बाहर रहे, फिर वो आया, बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन अगर एक गुड प्रो को है तो इसमें 2 चीज़ें जरदारी साहब ने भी डिलीवर की हैं। एक, मिलिट्री कोर्ट्स, बगैर मिलिट्री कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के अंदर जब तक जरदारी साहब जो हैं की पार्टी इसको सपोर्ट ना करती ये बिल पास नहीं हो सकता था बिल। और फौज की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है करें करें करें। तो जरदारी साहब से मैंने पूछा, आप जब मैं मिला था हाल ही में, उन्होंने कहा भी अगर सारा मुल्क चाहता तो मुझे इतराज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने पार्टी को ये पहले दे दिया था। अब देखें, ये जो हमारे जो रज़ा रब्बानी साहब हैं ये हज़ारों कतार रोते भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे सेनेट में आप देखें जो 3 ऐसे लोग हैं जिनको आप ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स कह सकते हैं। वो रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन हैं, एक फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, एक और हमारे दोस्त चौधरी ताज़ साहब हैं। ये तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है ना,
तो दे हैव टू फॉलो दी पार्टी विप। तो अगर इस अंदाज से देखें तो मुकमका की कोई शायद कोई बात हो, लेकिन लगता यह है कि मुझे ऐसा नहीं लगता ये मामला गर्म होगा आगे, और पीपल्स पार्टी को मुकाबला करना पड़ेगा PMLN का, अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ इनरोड्स बनाने हैं। अब दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की हिकमत अमली है, और बड़ी कंसिडर्ड हिकमत अमली है, कि आप बाकी दोनों पार्टियों को ये लेबल लगाएं कि यार ये आपस में मिले हुए हैं, आई एम द रियल McCoy, और ये दोनों करप्ट हैं और मैं पवित्र और ईमानदार हूँ। ठीक है। खबर गुमन साहब, काफी अरसे से डॉक्टर आसिम इस मेडिकल बेस जमानत की तगदो में थे, आखिरकार आज उनकी जमानत हो गई है, क्या कहेंगे? अच्छा, अभी जो निज़ामी साहब ने बात की ना डील की, वो डील इमरान खान ने तो जो कहना था कहा ही, इससे कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मुझे अप्रोच किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी लीडर का, और उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि अब हम जो नैब का प्रोसिक्यूशन है उस पर थोड़ा सा हाथ हौला रखें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ताकि इनकी जो ज़मानत हो सके। एक डील की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो हमसे कुछ ट्रेड ऑफ करना चाह रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा दिया। अच्छा, दूसरा एक बस इवेंट्स जो हो रहे हैं ना, अब देखें 29 नवंबर को जनरल राहील शरीफ जाते हैं, और उसके बाद 3-4 महीनों के अंदर जो जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, वापस आते हैं, वापस आके अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, वो अब ये भी कहते हैं कि नैब की ऐसी की तैसी, मुझे हाथ तो लगा के देखें, आप पंजाब में घूम फिर रहे हैं, तो किसी ना किसी साइड पे कुछ लग रहा है कि कुछ डील है। जो हमने 2 दिन पहले मैं अपने प्रोग्राम में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि इनकी किसी ना किसी लेवल पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में कुछ राब्ते हैं। और राब्ते जो मेरा इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि हम आपस में मिलके गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। आप पंजाब में सियासत करें, हम सिंध में सियासत करते हैं, लीड रोल में जो भी रहे, एक हुकूमत में रहेगा, एक अपोजिशन में रहेगा। आपको पता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलकर सारी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन नैब, तो मिल मिला के खेलते हैं। 2018 का इलेक्शन है, 2023 का इलेक्शन है। मुझे याद है कि 27 दिसंबर को जो CEC हुई थी वहाँ पे लाड़काना में, वहाँ पे जो मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कुछ लोगों से मेरी बात हुई। वो कहते हैं हमने कहा कि जी आप पंजाब के अंदर क्यों इतना सॉफ्ट जो आपने जो अप्रोच ली हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो हमारी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी, फिर तो हमारे बच्चे ही करेंगे। तो जरदारी साहब ने वहाँ पे हंसते हुए कहा था कि मैं भी अपने बच्चों की सियासत के बारे में सोच रहा हूँ, आप भी अपने बच्चों की सियासत के बारे में सोचें, लिहाजा जो अब नियर फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, बैक टू द नैब, डॉक्टर आसम की बात करते हैं। निज़ामी साहब, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल ये है कि नैब ने 462 अरब रुपए के रेफरेंस दायर किए हैं अगेंस्ट डॉक्टर आसिम, उस 462 में से कुछ को आधी रकम या उससे भी कम कर लें, को तीसरा हिस्सा, को 8-10 करोड़, को 20 करोड़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ मेरे ख्याल सदाकत होगी कि नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर नैब में कुछ थोड़ा बहुत कुछ रह गया था इनके बारे में शकूक शबात कि ये गवर्नमेंट की इमा पे काम नहीं कर रहे, तो वो आज वो ख़त्म हो गई है। उसकी वजह कि अब अगर एक इदारा जो 462 के रेफरेंस बनाता है और वो इस काबिल भी नहीं है कि वो एक मुलजम की वो जो है अपील की जो एप्लीकेशन है उसको रुकवा सके, तो मेरे ख्याल में आज नैब चेयरमैन को और वो नैब के तमाम ऑफिसर्स और नैब पर्टिकुलरली जो नैब सिंध है उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक आपका बड़ा मुलजम, उसको आप अगस्त 2015 से आपने पकड़ के रखा हुआ है। तो निज़ामी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मेरे नज़दीक कोई डील का भी मेरे ख्याल में कोई हिस्सा है, कुछ ना किसी ना किसी लेवल पे। अब पता नहीं इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है, क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब बड़के लगा रहे हैं ना, उससे निज़ामी साहब मुझे तो कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ थपकी लगी है। जी काबिर साहब, अभी आपने नैब की बात की है। नाज़रीन, जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक निजी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन नैब के बारे में कुछ बात की थी। उनके क्या इजहार ख्याल उन्होंने किया, पहले आपके साथ बात करते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफ रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। जी निज़ामी साहब, सुना आपने क्या कहा? जरदारी साहब की जो कॉन्फिडेंस है और जो घुमन साहब ने कहा, सबसे पहले तो बात यह है कि जमहूरियत के अंदर बैकग्राउंड डील जो हैं, इसको आप मुकमका का नाम दे दें या कुछ ले दें,
ये चलती भी रहती है। पार्टीज ऑल्सो कीप ऑन एग्रीइंग टू डिसएग्री। अब एक तरफ तो ये है, लेकिन ये भी है दूसरी तरफ कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने सिंध जो उनका गढ़ है वहाँ जाके डेरे डाले और बड़ी अरबों रुपए की कहा। फिर ये भी कहा कि जी कूड़ों के ढेर जो हैं वो साफ़ नहीं कर सके वगैरह वगैरह। जी जी। जरदारी साहब ने इधर पड़ाव डाला हुआ लाहौर में। तो अगर ये और ये अगर मामलात जो हैं ये तो चलते रहते हैं सियासत के अंदर, यानी मुख्तलिफ जिस तरह की इमरान खान साहब की सियासत है ना, जो रिजेक्शनिस्ट सियासत है, उसके अंदर इस किस्म की डील्स की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री जो निज़ाम है उसके अंदर कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ दो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मुकमका कहें या कुछ भी कहें। मसलन ये है कि आफ्टर ऑल इमरान खान साहब ने भी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है उसमें उनको तोहन करन हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन वो इसलिए उन्होंने किया कि उन्होंने और वजूहत की वजह से किया, कोई हुकूमत पर एहसान नहीं किया। लेकिन यहाँ जरदारी साहब ने जो नज़रियाती तौर पे उनकी पार्टी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स या फौजी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, उन्होंने जदोजहद भी बड़ी की है। ज़ियाउल हक ने आफ्टर ऑल भुट्टो साहब को फांसी लगाया था, बेनज़ीर को कैद में रखा था, मुशर्रफ ने इनको बाहर भेजा था। तो इस सूरत में उन्होंने अपने नज़रियात को तज करके ये वाकई एक बहुत बड़ा फेवर किया था। खाबर साहब क्या कहेंगे ये तमाम तर जो मामला? जी मैं निज़ामी साहब से एक सवाल पूछना ये चाह रहा था कि देखिए 2013 से पहले जो इलेक्शन कैंपेन हुई वो सब ने सुना कि पेट फाड़ के हम पैसे ले आएंगे, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के चार्जेस, वो एलिगेशन लगी। चले माना कि ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा होता है। उसके बाद फिर याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कहीं कहा कि जी वो कुछ ज़्यादा मैं जोशे जज्बात में कहा गया था, मैं कुछ अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब यूं इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर वही जोशे जज्बात वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए, वो डायरेक्टली तो टारगेट नहीं किया उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह जिस तरह शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन निज़ामी साहब ये एक दफ़ा फिर एक दूसरे को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आम आवाम को ये क्या मैसेज मिल रहा है कि हमने पहले जो करप्ट शुदा गवर्नमेंट थी उसको हमने वोट आउट किया, अब एक दूसरे वाले उनको करप्शन के चार्जर लगा रहे हैं, तो अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम को तो फिर देखिए जी, बात ये है करप्शन ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बताया जा रहा है तो वो तो वहीं के वहीं रहे हैं। लेकिन बात यह है, ये आपने जो बात कही ये बड़ी बुनियादी बात है कि अब वो तो शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था अली बाबा और 40 चोर, आपको याद होगा। तो बात यह है कि ये बिल्कुल सही जो एक ये भी काउंटर नैरेटिव है कि आपने सुना होगा, अवाम के नज़दीक तो करप्शन को मसला ही कोई नहीं है। अब अगर लोगों के काम ना हो, नौकरियां ना मिले, उनके जॉब ये और मामलात सही ना हो, कोई प्रिविलेजेस ना मिले, तो वो कहते अपने वोटर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें वो नाराज़ रहते हैं। एक दूसरी बात यह है कि एक ये अजीब सितमज़रीफ़ी है कि लोग चाहते हैं कि वो ऐसे बंदे को वोट दें जो हुकूमत में आए और उनके काम कराएं। अब रहा हमारा जो मसला बड़े हाई प्रिंसिपल्स का, अब आया वो किस हद तक इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि देखें ना बात यह है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है, चाहे वो शायद पीपल्स पार्टी को इतने सलीके से ना करती हो काम, ये ज़्यादा सलीके से करते हो, लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो मौजूद है। इस पर हम आगे अब आएंगे तो इसमें और मामलात में इसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा दौर हुकूमत जो है ऑन देयर वॉच क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने निज़ामी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अब्दुल क़य्यूम जतोई ने एक इंटरव्यू के दौरान करप्शन पे अपने ख्यालात का इजहार कैसे किया था, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है, बिल्कुल हक है। देखें जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है, अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। जी निज़ामी साहब, सुना आपने, करप्शन पर हमारा हक नहीं है। देखिए ना, ये तो उन्होंने वो बात जो दिल में रहनी चाहिए थी वो बरमला कह दी है। लेकिन मैं कई दफ़ा नोडेरो भी गया हूँ, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो डेथ एनिवर्सरी और भुट्टो साहब की जो है वो तकरीब होती है वहाँ उस पर शिरकत की, वहाँ देखा वहाँ बड़ी गुर्बत है और सारा कुछ है बिल्कुल, और बड़ी बेपसमानदगी है। और पंजाब में भी है ये, अगर कहा जाए कि सिर्फ वहाँ पे, और बलूचिस्तान तो खैर और ही हाल है। बिल्कुल सही। उन लोगों का इशू तो सुबह शाम की रोटी है, उनको बचा रहा हूँ, क्या पता है ये पनामा और ये जो चीज़ें जिसके बारे में हम बात करते हैं, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई देवे, बिल्कुल सही, कि हमारी यानी जो लिटरेसी रेट है और जहालत है उसके होते हुए ये एक और लेवल, और लोग जो हैं कोई ए मॉरल है इस मामले में कि कहते हैं सारे चोर हैं। बिल्कुल सही। जी खाबर साहब।
अच्छा निज़ामी साहब, ये तो चले मान लिया एक करप्शन की एलिगेशन एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगाता है, कोई साबित कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, लेकिन आधी दर्जन से ज़्यादा JITs हुई, उनकी रिपोर्ट्स आई डॉक्टर आसम के हवाले से। उसके अलावा एक एतराफ़ी बयान आया, सहूलत मिर्ज़ा का बयान आया। उसके अलावा इससे ज़्यादा मुस्तफ़ा कमाल साहब को आपको पता है, वो आके उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किन किन लोगों पे उन्होंने, वो मुस्तफ़ा कमाल खुद मौजूद है, बकलम खुद कराची के अंदर मौजूद है। उसके बाद अभी जो फार्मर गवर्नर जो अभी दुबई में उन्होंने अपनी बेटी की बड़ी शान और शौकत से शादी की, साहब इस वक्त मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली तैयार, मरियम नवाज जो है वो भी काफी मुतहरिक है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ ब्रेक के बाद बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार की है। खावर गुमन साहब, आप चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हमें बताइएगा अंदरूनी ज़राए आपके क्या कहते हैं, क्या हिकमत अमली तैयार हुई है? नहीं निज़ामी साहब, एक दिन पहले रात को एक खाने पे सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, सारे लोग थे उसमें। इमरान खान साहब थे, जहांगीर तरीन, उसमें शाहमूद कुरैशी, शफकुल महमूद, सारे लोग। तो गपशप के दौरान यही चीज़ अंडर डिस्कशन आई कि जी आप ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वाकई मेरे ख्याल में अब इसमें जो लड़ाई होने जा रही है आपस में, ये एक क्या कह लें कि एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो क्या हमें इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उस पर कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि अगर ज़रदारी साहब बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बिलावल सामने आ जाता है, तो एक क्योंकि बिलावल का एक क्लीन कह लें कि एक अभी क्लीन इमेज है, तो उसको साथ लेके कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर किसी लेवल पे साथ चला जा सके। लेकिन इस पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो वाज़े कह दिया कि जी नथिंग डूइंग, हम किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो किसी भी शक्ल में कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ इस पे इतना कहना है कि शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ मामला तय पा जाएँ, लेकिन अगर किसी लेवल पर इन्होंने वाकई कर लिया तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो द एंड ऑफ पॉलिटिक्स हो जाए, एटलीस्ट खान साहब की। तो ये एज़ फार एज खान साहब इज़ कंसर्न वो तो बड़े क्लियर हैं अभी तक, हम किसी भी चक्कर में किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। जिस तरह आज भी उनसे सवाल पूछा गया क्या आप अलायंस पे जाएंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ मुकमका में है, लिहाजा हम कोई इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन ये भी एक बात रोज़े रोशन की तरह है कि जी एक पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है कि चीज़ें चलती रहती हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कातल लीग कहा था जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू को, पर उन्हें परवेज़ लाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, बल्कि उनके सर पे उन्होंने अपनी 5 साल हुकूमत की। तो आपका क्या ख्याल है, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कलाम को अगर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के अगेंस्ट जाती है फुल थ्रॉटल, तो ये एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे या कोई किसी लेवल पे कोई सीट एडजस्ट होने के चांसेस हैं? मैं तो नहीं समझता कि इनको ऐसा ना पॉसिबिलिटी या ना ऐसा होगा। हाँ साहब का यही कहना है जी। मेरा तो ख्याल है आपकी से मैं मुत्तफिक हूँ। सियासत में वैसे कोई हरफ आखिर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। सियासत में हर किस्म की व्हीलिंग डीलिंग होती है, अलायंसेस बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आज के साथी जो हैं कल के दुश्मन हो जाते हैं। और जरदारी साहब तो इस डील मेकिंग के माहिर हैं, जैसे आपने ख़ुद भी कहा। खान साहब ने भी देखें, कोई नज़रियाती मसला तो वैसे माफ़ कीजिएगा तीनों पार्टी का कुछ नहीं है। खान साहब ने भी काफ़ी ऐसे लोग इकट्ठे किए हुए हैं जिनका माजी को इतना दरख्शां नहीं है, जो देखें इलेक्टेबल उन्होंने ले लिए। इसीलिए कुछ चेंज लाने में वाली बात जो है ना PTI की, उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन शायद क्योंकि इस वक्त वो वादे वाइद कर सकते हैं, उनको अभी तक इक़्तिदार में आने का मौका सिवाय KP में नहीं मिला, इसलिए उनको शायद अपने रिकॉर्ड पे अगली इलेक्शन नहीं लड़ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको सियासी तौर पे भी ये सूट करता है कि वो सोलो फ्लाइट करें। उनको क्या ज़रूरत है कि PPP का पैकेज जो है वो अपने ज़िम्मे लें। मेरा नहीं ख्याल, या PMLN का जो इतने देर से PMLN को तो वो देखे ना, जिस तरह जरदारी साहब और उनके दरमियान कुछ बातें अब कॉमन भी हो गई हैं। मसलन अब जरदारी कहते हैं कि ये ROs का इलेक्शन है, नजम सिटी साहब का इलेक्शन कहते हैं इसको, जो इमरान खान साहब हैं। तो उस तरह की बातें तो इनमें कॉमन हैं कि अभी
इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात की जाए और ये दूसरे से कोऑपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इलेक्शन अलायंस बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई के लिए कोई सूदमंद सौदा होगा। ठीक है निज़ामी साहब, अब हम बात करते हैं, चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी पीछे नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन में। मरियम नवाज़ की अगर बात करें तो 4 अप्रैल से पेशावर में मुतारिक हो रही हैं, अवामी राबिता मुहिम शुरू की जा रही है। आपसे मेरा सवाल ये है, आपसे ये पूछना चाहूँगी, तज्जिया लेना चाहूँगी कि पनामा की जद में तो वो ऑलरेडी हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अगर वो आ जाती हैं? देखें, ये जो पनामा है, जरदारी साहब ने भी ये कहा कि पनामा के बाद अपनी हिकमत अली का ऐलान करूँगा। अभी गुमन साहब भी बता रहे थे, इमरान खान साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं। PMLN चूँकि इस वक्त इसकी जो पनामा को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है वो PMLN को है। सही। और उसकी पेशबंदी के लिए चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आता है या मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा स्ट्रक्चर पेश किया जाता है, मरियम को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम फर्दर ऑफिस। अभी उनका ऑफिस नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है कि मरियम मोहतरमा को अब बतौर जानशीन आगे लाया जा रहा है। पेशावर में वो जाकर करेंगी, लाहौर से उनका इलेक्शन लड़ने का इरादा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ जो है उनको उनके मुताबिक खुदा ना खास्ता, आई थिंक हेवन्स विल नॉट फॉल, अगर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वो किसी और को बीच में लाएंगे और फिर बाय इलेक्शन लड़ा के ज़्यादा इम्कान ये एक और फाल जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज के नाम ही निकलेगा, क्योंकि अनलाइक दी PPP जो कि मरूसी पार्टी होने के बावजूद उनमें इतना दिल गुर्दा और इतना हौसला है कि वो गैर भुट्टो को वज़ीर आज़म लगा दें। सही। लेकिन यहाँ पे इस किस्म का पिता नहीं है उनका। तो जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, पहले तो लगता था कि शहबाज शरीफ साहब इज द हेयर अपीरेंट, उनको इलेक्शन लड़ा है। लेकिन जो पिछला इलेक्शन है जब नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठे हुए थे तो शहबाज शरीफ ने जितवाया इनको। बिल्कुल। तो दे विल राइट टू पुट हिम एट वेयर ही इज, जहाँ पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं वो यहाँ बैठे रहेंगे। और मरियम हो सकता है कि आइंदा हमारी वज़ीर आज़म बने किसी मरले पे, या कम से कम ख्वाहिशात के घोड़े तो दौड़ाए जा सकते हैं। सही। गुमन साहब, निज़ामी साहब ने तो अपने इम्कानात जाहिर किए हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, मैं निज़ामी साहब देखें, अभी जो पनामा केस का मसला आना है उसमें एक जो इशू चल रहा है वो है ज़ेर कफ़ालत होने का। क्या मरियम साहिबा अपने वालिद साहब की ज़ेर कफ़ालत रही हैं या नहीं रही? वहाँ पे जो आर्गूमेंट ये लिया गया था कि मैं अपनी दादी के घर, जो नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं शमशाद बीवी साहिबा, उनके घर वहाँ पे जो फार्म हाउस है वहाँ पे रही हूँ। वहाँ पे जो हम बिल शिल देते थे तो वो सारे रिसोर्सेज पूलन करके तो मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया करती थी, लिहाजा मैं डिपेंडेंट नहीं। अब जब से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वहाँ पे ठहरी हुई हैं। अब पता नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तो सारे के सारे अखराजात हैं वो गवर्नमेंट किटी से जाते हैं। अब वो भी चले, मान लिया कि वो अपने वालिद साहब के साथ रह रही हैं, वो नहीं मान लेते हैं कि वालिद साहब के साथ रहना उनका राइट है। लेकिन और जो एक क्वेश्चन इस पे मेरे ज़हन में है ना, वो ये सर कि आपके पास मरियम साहिबा के पास पार्टी के अंदर कोई इस टाइम ओहदा नहीं है, आपके पास कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मीटिंग्स में भी बैठते हैं। अभी पिछले हफ्ते आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें स्पीकर नेशनल असम्बली याद सादक साहब वो बिल्कुल पीछे पीछे जा रहे थे, एक होटल के अंदर वहाँ पे फंक्शन था तो बिल्कुल जी हजूरी करके ऐसे जैसे कोई मलका आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए हेयर अपेरेंट नहीं, वो तो देखना वहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर फंक्शन होगा जी 4 अब खातून का एहतराम में तो वैसे भी मैं भी अच्छा, अभी 4 अप्रैल को गवर्नर हाउस में वहाँ पे फंक्शन होगा पेशावर में। कुछ 4-5 हज़ार के करीब नौजवान होंगे जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, उनको वो एड्रेस करेंगी और इनकी सारी मूवमेंट वहाँ पे सारे अखराजात वो सारे गवर्नमेंट किटी के होंगे। तो ये हमारे यहाँ ये कोई अखलाकियात कोई सियासत में कोई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सियासत करनी है तो पार्टी के अंदर कोई ओहदा ले लें, कोई पोजीशन ले लें, पार्टी फंड जनरेट करें, वहाँ से बैठ के करें। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के आपने सारी प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल आपने बनाया हुआ है, उसके अलावा ये सारे फंक्शन, सारी तस्वीर, सारी एडवर्टाइजमेंट। जी सर, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप देखें जो इस मुल्क के दुनिया की जो सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी बेटी को दफ्तर दे दिया वाइट हाउस में, दामाद जो हैं वो कुशनर जो हैं वो बड़े ओहदे पे फायज हैं। तो ये तो एक ऐसा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये तो एक मौरूसियत का जो ऐसा एक सिलसिला चला है कि अब वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को एक ख़ानदान जो है वो उसकी जारादारी पे चल रहा है और उसकी हॉलीडेज़ पे, उनकी सिक्योरिटी पे जो उनका अहल खाना
अरबों रुपए खर्च हो रहा है, अरबों डॉलर ब्रदर। हमारे यहाँ तो चले हम गरीब मुल्क हैं लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा ना ओहदे की बात, नहीं सर यार देखें आपको यहाँ जो है घूटा एक मीटिंग होगी तो वहाँ नारे लग जाएंगे ना, मरियम के हक में कुछ नारे बना के वो चला देंगे। वो सर आपको निज़ामी साहब आपको बात मालूम ही आपकी है बिल्कुल कि ठीक हमारे है, यहाँ लेकिन जो जब हम खुलफा फिदवियाना सियासत है ना, जो जी। चमचागिरी वाली सियासत, कड़चों वाली सियासत, वो चलती है। सॉरी सर, फिर हम ये खुलफाए राशिदीन की मिसालें क्यों देते हैं? उसके बाद फिर हम अहादीस पढ़ के जलसों में ये क्यों बयानबाजी करते हैं कि हम वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या क्यों कोट करते हैं कि दया फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो मुझसे पूछा जाएगा। ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी हमारे सियासत के अंदर। चलें ठीक है, अमेरिका के अंदर मान लिया, वो तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने आए थे, अब अपने बिजनेस से अलहदा हो गए, वो भी एक प्रोसीजर है कि वहाँ पे उन कांग्रेशनल कमेटीज करती हैं ऐसी इस तरह की। आप मुझे बताएं, यहाँ पे तो ऐसा सारी मादर क्या कहते हैं मादर पिदर ज़ात है। कुमन साहब आप बताएं, सारी दुनिया इस्लाम में कहीं खुलफाए राशिदीन की जो आपने बात बताई है या जो हमारे जो मसाले इस्लाम में दी जाती हैं, सादगी की, अकाउंटेबिलिटी की, वो किसी एक मुल्क में हो रही हैं? बिल्कुल सही बात है। किसी मुल्क में भी हमने इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आ रही हैं। निज़ामी साहब जी खबर साहब प्लीज़ आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर हमें इस तरह की मिसालें नहीं देनी चाहिए, पर लोगों को, मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोगों को भी पता है कि इस हमाम में ये सारे इसी तरह हैं, इसी तरह चलना है। इसमें कोई जो है ना कि वो इस उम्मीद का कि जी इस मुल्क के अंदर कोई शफाफियत आ जाएगी, कोई अदल इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, नहीं होना। आप तो सर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या ख्याल है आपका? जी ठीक है खबर साहब, इस वक्त की जानब जाना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे लोड शेडिंग पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। छोटे मियाँ साहब अक्सर हमें नज़र आते हैं लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे के साथ। कभी कभी तो वो ये भी कहते हैं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या दावे किए और इस पर ये भी सुनवाते हैं कि बड़े मियाँ साहब ने उसका जवाब किस तरह से दिया है। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, शहबाज साहब ने जरूर कहा है जोश खिताबत में कि जी निज़ामी साहब, बड़े मियाँ साहब खुद कह रही हैं कि जोश खिताबत में उन्होंने आज गुज़श्ता रोज़ लोधरा गए थे। जी जी। वो जहांगीर तरीन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी बड़ी फिक्र है, वहाँ उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बड़े पैसे दिए। अब उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग जो है इस साल के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। जी जी। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इससे पहले वो कहते रहे कि ये 2 घंटे तक महदूद हो जाएगी। जी जी। अब ये असल में सियासी स्टेटमेंट है, यानी इस साल के आखिर तक तो आप सब्र करें। गर्मी में आज तक 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और लाहौर में भी लोड शेडिंग ने उधम मचा रखा है। और जो वज़ीर बिजली और पानी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा ये इसलिए लोड शेडिंग हो रही है कि दरियाओं में पानी कम है। ठीक है ना जी। और वो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ बात यह है कि इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि गर्मियाँ तो आप गुजारें, उसके बाद साल के आखिर में सर्दियाँ आ जाएंगी, वैसे ही लोड शेडिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगले साल कहते हैं मार्च में आपको इतनी बिजली होगी कि हम मोदी को भी दे सकेंगे। सही। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, यानी कि ये एक सियासी बयान है जिसका मतलब है कि लोगों को गोरख बंदे में डालना है। दूसरे जो इसमें बात है कि एक तरफ एडिशनल पावर कैपेसिटी इतनी लगी हुई है। जी जी। तो जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पानी दरियाओं में कम है, तो भाई आप सर्कुलर डेट का मामला जो 500 अरब रुपए तक पहुंच चुका हुआ है, इसको क्यों हल नहीं करते कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो चले और लोगों को बिजली मिले। यहाँ सर्कुलर डेट का तो हाल जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है और डेवलपमेंट स्कीमों के लिए सियासी बुनियादों पर जो है हम अरबों रुपए जो है नछावर करते हैं, जहाँ बड़े मियाँ साहब जाते हैं और छोटे मियाँ साहब जाते हैं। बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में क्या
आप बताएं कि लोगों का मुदावा को लोग सफ़र करते रहेंगे और अगली दफ़ा आ जाएंगे फिर ये बातें करेंगे। जी खावर साहब क्या कहेंगे आप इस तजाद पर? अब मैं तो मेरा इस पर यही कहूँगा कि पहले दिन से मेरा इस पर मानना है कि ख्वाजा आसफ जैसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जब इन्होंने वापस दे दिया था, तो वैसे तो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब ही इज़ ए वेरी नॉन सीरियस पर्सन, आई टेल यू। मैंने इससे पिछली जो असेंबली थी वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये मेंबर थे, वहाँ पे मैंने 5 साल को देखा, किसी एक दिन वहाँ पे ये तैयारी करके नहीं आया, वहाँ पे आके ये शुगल मिले विटीनेस और इस तरह की मजाक करके चला जाया करते थे। मुझे नहीं पता कि ये अभी इन्होंने अपने किसी महकमे में काम किया या नहीं किया। अभी देखें ना, जनरल राहील शरीफ के हवाले से 3-4 स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं, उसके बाद वापस ले ली। एक प्रोग्राम में कहा जी हाँ हमने दे दिया, उसके बाद कह रहा नहीं अभी नहीं दिया। और इनको मेरे ख्याल सीरियस लेने की जरूरत नहीं। जहाँ तक लेकिन लोड शेडिंग का मामला, मैं तो आप तो लाहौर में सर बैठे हैं, इस्लामाबाद में यही हालात हैं। मेरा गांव है सियालकोट में, मैंने कॉल किया तो वहाँ पे तो बुरा हचर हुआ हुआ लोड शेडिंग की वजह से, और वो फ़ोन करके लोग पूछ रहे हैं कि मुल्क के हालात तो ठीक हैं, क्या हो गया, यकदम क्यों ऐसा हो गया। सर इनका जिन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि ये कुछ ऑयल वायल ये स्टोर करेंगे, ये इनकी कोशिश ये है कि इन द रन अप टू नेक्स्ट जनरल इलेक्शन ना कोई ऐसा काम किया जाए कि वाकई कुछ महीनों तक लोड शेडिंग पे कुछ कंप्लीट या कोई रीजनेबल लेवल तक कंट्रोल किया जाए, ताकि लोगों को बता सकें। अदरवाइज ऑन ग्राउंड हालात बिल्कुल ठीक नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गर्दिशी कर दे उसी तरह है, लाइन लाइसेंस आपके बढ़ रहे हैं, मिस मैनेजमेंट हो रही है, आपके जो गवर्नमेंट के जो जनरेशन की वो सारे वो प्लांट्स हैं वहाँ पे सारी मिस मैनेजमेंट चल रही है, ऑयल की चोरी हो रही है। नंदीपुर आपका वो बैठा हुआ है, उसके अलावा वहाँ पे आपने बहावलपुर में जो सोलर सिस्टम लगाया था वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। कोई एक चीज़ बताएं ना जहाँ पे आप बताएं कि हमें बताएं कि हम इस पे आगे चले गए। आप पिछले दिनों जर्मन बैंक ने भी याद होगा एक रिपोर्ट इशू की थी जिसपे वापडा मिनिस्टर साहब और पूरी गवर्नमेंट बड़ी तिलमलाई थी। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी से ये हट के बात करते हैं कि इनके पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म आई हैं। रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं आई, बल्कि ये पीछे की तरफ गए हैं। तो ये कहने सुनने की बातें हैं। वैसे मैं निज़ामी साहब हकीकतन ये बिलीव करता हूँ कि इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। वैसे इनका वतीरा नहीं है, ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें करते हैं ये 5 साल पहले भी इन्होंने की, अभी देखें 4 साल तो कर गए यार आप क्या कहते हैं। लेकिन इनको ये 5 साल पूरे करने चाहिए और इनको शीशा नजर आना चाहिए। जी मैं ये निज़ामी साहब जैसे कि वो सौतेलेपन का तो हमेशा ही से शिकवा किया जाता है बाकी सूबों की तरफ से। वज़ीर आला सिंध ने भी ये शिकवा कर दिया है गैस पाइपलाइन। वही मैं उसी तरफ आने लगा था कि एक तरफ जो आईनी तौर पे बिल्कुल वो ये नहीं कर सकते जो आर्टिकल है मौजूद इस मामले में मुतल्लिका 158 जी जी, उसके तहत जो जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक होता है। उन्होंने तो पाबंदी लगाई हुई है 2011 की वहाँ नए कनेक्शन देने पर। मियाँ साहब ने यहाँ प्राइम मिनिस्टर के खसूसी इख्तियारात यूज़ करके जो 55 कॉन्स्टिट्यूंसीज अपनी, जिसमें कैप्टन सफदर उनके दामाद, मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, तारिक फजल चौधरी, बरजीत सायर, राना तनवीर और कई इसके अलावा MNAs इनको ये इजाज़त दे दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो कहते हैं कि जी अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हालांकि एक फैसला आ चुका हुआ है कोर्ट का कि बगैर कैबिनेट की अप्रूवल के मियाँ नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कैबिनेट की अप्रूवल भी ले लेंगे। लेकिन ये इससे आप मुझे बताएं कि ये एक तरफ तो बहुत शोर मचा जब सिंध के वज़ीर आला ने कहा था कि यहाँ से मैं धमकी दी थी कि मैं फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन उनको भेज दूँगा। ये हम कहाँ तक मुल्क में कौमी यकजहती को फ़रोग़ दे रहे हैं, इस किस्म की बातें करके महज इलेक्शन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और दिस इज़ रियली क्रिमिनल आई थिंक। जी ठीक है खाबर साहब, अब हम बात करते हैं जैसे कि मोहम्मद इरफान जो हैं उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है और उनको सज़ा भी सुना दी गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि आज राशिद लतीफ़ जो फॉर्मर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट के टीम के कैप्टन रहे हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने ये कहा है कि आपने प्लेयर्स को तो काफ़ी ज़्यादा को आपने सज़ाएँ दी, बात को आपने बैन भी किया, लेकिन आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल को चार्जशीट नहीं किया गया, किसी को ओहदे से नहीं हटाया गया।
तो कम से कम कभी ना कभी आप पीसीबी की तरफ भी कोई अपने कुछ ये कोई वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखें ना, आपने पीएसएल करवाया वहाँ पे, उसके बाद पीएसएल पाकिस्तान लेके आए, अच्छा हुआ मैच हुआ, उसके बाद ये जो हंगामा बरपा है हमारे मुल्क के अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कोई बंदा है ही कोई नहीं है, सारे लोग कोई ना कोई किसी ना किसी चक्कर में पैसे कमाने के ऊपर लगे हुए हैं। अभी वो जस्टिस कयूम वाली रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक कर दें, लोगों को बताएं कि कौन कौन से क्रिकेटर इन्वॉल्व थे। वो निज़ामी साहब, हमारे मुल्क में जिस तरह आपने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था ना, वो कमीशंस की रिपोर्ट सिर्फ वो दफन होने के लिए होती हैं। ये मोहम्मद इरफान आया है, बस इसको साल 6 महीने सज़ा होगी, फिर ये वापस आके खेलेंगे। अगर सज़ा देनी है तो वाकई करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेवल पे, आप सेठी साहब वहाँ पे, अब ही इज़ ऑल इन ऑल पीसीबी के अंदर, तो वहाँ पे भी कोई डिटरमिन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे भी किसी ना किसी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भाईजान, आप इसके जिम्मेदार थे, पीएसएल आपने करवाया, आपके अंदर ये सारी अरेंजमेंट्स हुई। ये सबसे पहले तो बड़ी बात ये है, करना चाहिए जी, सबसे बड़ी तो बात ये है कि भाई आप पहले ज़रा ये आईपीएल और जो सारा कुछ हुआ इसका भी ज़रा ऑडिट कराएं, पीसीबी का, इसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, दूसरे इनके कौन कौन से ऑफिशियल जो इनके साथ होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। अब मोहम्मद इरफान तो स्कॉट फ्री चले गए, साल के लिए उनको बैन किया है, 10 लाख जुर्माना है, अगर वाकई इस मामले में मुलव्वस है 10 लाख इस पीनट्स, और 6 महीने के गुड बिहेवियर के बाद वो क्रिकेट भी खेल सकेंगे। तो अगर इस किस्म की आई वॉश करनी है, जो कि हमारी आदत बन गई है कि हमारे मुल्क में सियासी हो या किसी भी अदारे का एहतसाब हो, ये महज लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होता है। तो निज़ामी साहब, इमरान खान हम अक्सर देखते हैं कि नजम सेठी पर बड़ी तनकीद करते हैं, नजम सेठी का इस तमाम तर मामले में कितना रोल है? देखिए जी, मैं कोई जो चीज़ मुझे नहीं मालूम, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जैसे बाकी ओहदे जो हैं सियासी बुनियादों पर दिए गए हैं इस हुकूमत में, और बहुत सारे जगह पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, यहाँ भी बड़े बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं। बिल्कुल से को बोर्ड का आदमी ऐसा होना चाहिए इसको क्रिकेट की शुद्ध बुद्ध हो। अब वो एक तरफ तो वो बाबा जी हैं जो चेयरमैन हैं, उन्होंने 50,000 पाउंड के ऊपर अपना इलाज कराया, अपना बाईपास कराया, वो अपनी एक उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है, और सेठी साहब ने उनको आगे किया है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने बैठे हैं। और ये जो आईपीएल है एक मनी स्पिनिंग मशीन जो है, ठीक है, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, इसके ज़रिए क्रिकेट भी आई, सेठी साहब को क्रेडिट भी जाता है, लेकिन जिसका काम उसे ही साझे। अब हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं आके, तो प्रोग्राम करें, अखबार में लिखें। अब ये ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं है, वो नवाज साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नवाजा है, निज़ामी साहब आपके लिए उसके हवाले से तो ये बात दुरुस्त है ना? जी सर, कॉमन साहब। अच्छा निज़ामी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अब मिड कैरियर में हूँ, ज़िंदगी ठीक चल रही है, तो ये जो लोग हमारे 60s 70s, अब जिस तरह कहा शहरयार साहब तो मेरे ख्याल में 80 को टच कर रहे हैं, तो किसी ना किसी लेवल पे ये सोचते नहीं है कि यार इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत देख लिया है यार, किसी और को भी मौका दें। माना कि नवाज शरीफ साहब आपको बेनिफिट करना चाहते हैं, आप पे उनको पूरा यकीन है, माना कि नजम सेठी साहब के पास को बहुत एक्स्ट्रा ऑलरेडी उनके पास क्वालिटीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करने के लिए, उनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, मान लिया इनके पास क्वालिटीज़ हैं, इनको खुद इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि यार लोग हमें क्या कहेंगे, क्रिटिसिज्म आ रहा है कहीं ना कि वो जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कहा ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, तो कहीं कहीं इनको ये फीलिंग या कोई एहसास नहीं आता। ये वैसे शर्म और हया पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के वर्ड है, वहाँ पे उनको नहीं जो हज़फ नहीं किया गया था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, बोले गए थे, तो इनको एहसास नहीं होता वैसे किसी लेवल पे। नहीं, ये अगर ऐसी चीज़ हो कि एहसास आना शुरू हो जाए, मसलन अगर सच्ची बात है कि अगर मुझे वो कहे, मुझे एक दफ़ा जब मैं सेकंड मियाँ नवाज शरीफ का टेन्योर था तो उन्होंने बुला के कहा कि आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर मुझे ऑफ़र की उन्होंने, तो मैंने उनको माजरत की, मैंने कहा मियाँ साहब मेरा सहाफ़त से तो तल्लुक़ है, इन्वेस्टमेंट से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो मकसद कहने का यह है कि आदमी को ख़ुद ही ये सोचना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन जब सीधे के तौर पे यूज़ किया जाए सहाफ़त को, यानी सहाफ़त इट इज़ नॉट अ मीन्स टू एंड बट एन एंड टू मीन्स टू एन एंड, बल्कि एक एंड इन इटसेल्फ ना हो, तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा निज़ामी साहब, अगर हम इसको पार्लियामेंट की तरफ लेकर आएँ, तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में इस हवाले से कुछ कवानीन होने चाहिए ताकि जो भी जो प्लेयर है वो अगर कोई इस तरह का रोल अदा करता है तो उसके ऊपर वो कवानीन लागू हो सके? नहीं, देखिए ये पार्लियामेंट जो है, हम अक्सर मामला का हल या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट को समझते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इसके बारे में हाँ कानून जो है
कोई अगर मौजूद हो उसको ला के पार्लियामेंट में मंजूर कराना चाहिए। अब वैसे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है स्पोर्ट्स के ऊपर, उस पर तनकीद भी होती रहती है, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी मामले की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे जरदारी साहब बिल्कुल एक बात दुरुस्त कहते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा, ये जब डॉक्टर आसिम अरेस्ट हुए तो मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था लंदन में, तो वो अगले दिन आके यहाँ अरेस्ट हो गए, तब की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तो मियाँ साहब को कहता हूँ कि वज़ीर आज़म बने, मुग़ल आज़म ना बने। तो ये तो मुग़लिया दौर है ना, आप इसको कोई जमहूरियत तो ना समझें, इसमें अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खबर गुमन साहब, आरिफ निज़ामी दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।